नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये वैश्वीकरण का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, वैश्वीकरण की विशेषता, साथ ही मैंने वैश्वीकरण के कारण भी बताए थे। उसी में मैंने आपको बताया था कि कौन से नकारात्मक और कौन से सकारात्मक पक्ष हैं वैश्वीकरण के। इस वीडियो में मैं आपको वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बताऊंगा, यानी कि वैश्वीकरण के परिणाम। इसका अर्थ यह है कि 1991 के बाद जब पूरी दुनिया में वैश्वीकरण छा गया तो हमारे सामने किस किस प्रकार के रिजल्ट्स उभर कर सामने आते हैं। तो चैप्टर में और सिलेबस में इसको 3 तरह से देखा गया है। एक राजनीतिक प्रभाव की बात की गई है, यानी कि राजनीतिक तौर पे सरकारें कितना बदल गई, राज्य कितना बदल गया, स्टेट कितना बदल गया। दूसरा है आर्थिक प्रभाव, यानी कि आर्थिक रूप से इसके क्या परिणाम निकले, क्या जो है इसके प्रभाव हमारे सामने आते हैं। और तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, कि सांस्कृतिक रूप से कैसे दुनिया बदल गई। तो तीनों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। 5-5 मिनट तीनों पे लगेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। मैं चाहूँगा कि आप किताब कॉपी लेकर बैठें और इन सबको नोट करते चले जाएं। अब आंसर हमें 6 नंबर का लिखना होता है। जब वैश्वीकरण के प्रभाव पे चर्चा करना होता है तो 6 नंबर का आंसर होता है। 2 नंबर का राजनीतिक प्रभाव, 2 नंबर का आर्थिक प्रभाव और 2 नंबर का सांस्कृतिक प्रभाव। या एक 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ जाएगा कि राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताएं, या आर्थिक प्रभाव के बारे में, या सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। 4 नंबर का अलग से। तो मैं शुरू करता हूँ। राजनीतिक प्रभाव से सीधा मतलब यह है कि राज्य के ऊपर, राज्य का मतलब या आप यहाँ से देश से समझ लीजिए, यूपी बिहार नहीं। जब इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे असल में एक देश की बात हो रही होती है, ये सरकार की बात हो रही होती है। तो राज्य सरकार आप अभी एक ही मानकर चले। तो राजनीतिक प्रभाव में हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का स्टेट के ऊपर, यानी कि देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, सरकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट निकल कर आते हैं। एक कहते हैं कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता या राज्य की शक्ति या राज्य की ताकत में कमी आई है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ये कहते हैं कि राज्य की जो शक्ति है वो अधिक ताकतवर हुई है, यानी कि राज्य जो हैं, जो सरकारें हैं वो अधिक ताकतवर हुई हैं वैश्वीकरण की वजह से। हम दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि राज्य की शक्ति में कमी आई है, उनका क्या आर्गुमेंट है। वो ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण हुआ क्या कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई कि राज्य जो कानून बनाना चाहते हैं, राज्य जो नियम बनाना चाहते हैं वो बना ही नहीं पाते हैं। उनको ये बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों को ऐसा नियम बनाने से, कानून बनाने से रोक लेती हैं। कैसे होता है देखिए, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अपने आप को कुछ प्रमुख कार्यों तक ही सीमित रख रहा है, यानी कि सरकार के जो बहुत सारे पहले कार्य होते थे, सोशल चाहे वो लीगल हो, इन सब चीज़ से वो अपने आप को पीछे खींच रहा है। बस वो क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था कायम करने की पे जोर दे रहा है, पुलिस वुलिस पे जोर दे रहा है और डिफेंस पे जोर दे रहा है। इसके अलावा जो उसके पास और भी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम था, उसके पास जो है स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों को चलाने का काम था, ये सब चीज़ वो छोड़ रहा है। और वो क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं इस लाइन में, स्कूल चलाने में, हॉस्पिटल चलाने में, दुकान, रिटेलर शॉप खोलने में। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आ गई और इतनी ताकतवर हैं ये कंपनियां कि ये सरकारों को भी झुका देती है। तो वैश्वीकरण के दौर में एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि जो जैसे कोको कोला, नेस्ले, पेप्सी, एप्पल, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, और बाजार की शक्तियां। वैश्वीकरण के दौर में एमएनसीज और बाजार की शक्तियां आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। इसलिए हुआ क्या कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी अब धुंधली पड़ रही है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य था, जो पहले हमारा राज्य या अन्य देशों के जो सरकारें होती थी वो लोगों के कल्याण पे जोर देती थी, यानी कि वो इस तरह के चावल का उत्पादन करने पे जोर देती थी जो गरीब लोग खरीद सके। लेकिन अब आप देखिए कि 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो वाले चावल आते हैं मार्केट में। या एक और एग्जांपल लीजिए कि सरकार किस तरह से कमज़ोर हुई है। याद करिए कि आज से 2-3 साल पहले जब नेस्ले की मैगी पर, जो हमारी मैगी आती है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। ये कह के कि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। लेकिन उस बैन को 6 से 7 महीने में वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि नेस्ले कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और अपना वो बैन जो उसके ऊपर लगा था उसे हटाया। तो एक नेस्ले जैसी कंपनी कितनी ताकतवर हो सकती है, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये तो हो गया कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता कमज़ोर हो रही है। अब वैश्वीकरण से जो है बड़ी बड़ी कंपनियां ताकतवर बन गई हैं। अब एक दूसरा आर्गुमेंट है कि राज्य कमज़ोर नहीं पड़ा है भाई, बल्कि राज्य की तो शक्ति बढ़ी है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं,
वैश्वीकरण से राज्य कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि वैश्वीकरण के आने से तो राज्य की शक्तियां बढ़ी है। कैसे बढ़ी हैं? वो कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण से क्या हुआ, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आई, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आई। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई अब कि अब सरकारों के पास अपने हर एक नागरिक का डेटा है, उसे पता है कि उसका एक एक नागरिक कहाँ है, क्या बात कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसके फ़ोन में क्या है, वो किससे बातें कर रहा है, यानी है ना, ये सारा डेटा उसके पास है। यानी कि निगरानी कर सकती है, आज सरकार अपने नागरिकों की निगरानी कर सकती है, जासूसी कर सकती है और उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर सकती है। तो अगर उसके पास ये पावर है तो वो इस सूचना का इस्तेमाल इस तरीके से करेगी कि उसके सारे नागरिक उसके वश में रहे, यानी कि उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए आधार कार्ड। आज सरकार के पास आधार कार्ड का पूरा डेटा है, उसके सरकार के पास आपके आँखों का डेटा है, आपके उंगलियों का डेटा है, उसको आपका नाम पता है, जन्म स्थान पता है, आपका एड्रेस पता है, आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है, आपको पता है कि आप कौन सा फ़ोन नंबर चला रहे हैं। तो ये सब राज्य को, सरकारों को और ज़्यादा ताकत देती है जासूसी करने के लिए, या यूँ कहो कि निगरानी करने के लिए। तो वैश्वीकरण की वजह से जो प्रौद्योगिकी आई है उसकी वजह से सरकार की ताकत भी बढ़ी है। तो ये तो हो गया राजनीतिक प्रभाव। आपको दोनों आर्ग्यूमेंट याद रखने हैं। तो राजनीतिक प्रभाव में दोनों चीज़ आ सकती हैं। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो इसको मैं 1 मिनट इस तरह से रहेगा। आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन, ये ऐसे संगठन हैं जिनके अंदर हैं तो सभी देश, दुनिया के सभी देश इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन चलती किसकी है इसके अंदर? इसके अंदर ताकतवर कौन है, दबंग कौन है? पश्चिम के देश, यानी कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, या यूँ कहो कि चाइना भी इसमें मजबूती है, जापान की भी इसमें मजबूती है, यानी कि विकसित देशों की इसके अंदर मजबूती है। तो विकसित देशों के लिए ये जो है नीतियों का निर्माण करता है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये सब क्या है? वैश्वीकरण का ही तो एक उदाहरण है। पूरी दुनिया के देश एक संगठन के सदस्य हैं, तो ये वैश्वीकरण से ही होता है ना। जैसा मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि वैश्वीकरण का अर्थ है एक की अर्थव्यवस्था को दूसरे की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। जो भी नीतियां ये लोग बनाते हैं उनको सभी इनके जो सदस्य देश हैं उनको वो फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अब ये नीतियाँ कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाएगी, IMF बनाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक ऐसा देश है जो अपने आप को इतना मजबूत बना चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसी के कहने पर चलता है, यानी कि IMF अमेरिका के कहने पे चलता है। तो अमेरिका की ही नीति को ये लोग फैला रहे हैं। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली और विकसित देशों का प्रभुत्व है। तो एक तो ये प्रभुत्व बढ़ा है, एक तो ये आर्थिक कारण होगा इसका कि इन सारे देशों में, इन सारे संगठनों में धनी देशों का प्रभुत्व बढ़ा है वैश्वीकरण के दौर में। दूसरा ये है कि वैश्वीकरण से हुआ क्या? वैश्वीकरण का मतलब है एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, जो भी बाधाएं आ रही हैं व्यापार करने में उन्हें कमी करना। तो आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा देते थे देश, इंपोर्ट के ऊपर। जो चाइना से हमारे देश में इंपोर्ट आ रहा है, जो फ़ोन आ रहा है, जो खिलौने आ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग पहले प्रतिबंध लगा सकते थे, पहले हम उसके ऊपर टैक्स लगा सकते थे ज़्यादा। अब हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम विश्व व्यापार संगठन का सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन कहता है कि टैरिफ में कमी होगी, आयात प्रतिबंधों में कमी होगी। तो प्रतिबंधों में कमी आई है वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के जरिए। तो हुआ इससे ये कि पूरी दुनिया में विश्व व्यापार जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। आज दुनिया में जितना विश्व व्यापार किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में है। 1990 में हम जितना व्यापार चीन के साथ करते थे, आज का व्यापार उससे हजारों लाखों गुना ज़्यादा है। ये भी इसका एक प्रभाव है। तीसरा प्रभाव क्या है? तीसरा प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वो ध्यान में भी हमें होना चाहिए हमेशा। इसे ये इंपॉर्टेंट भी होगा और इसको समझना भी चाहिए आपको कि पूंजी का प्रभाव, मैं अलग अलग कर देता हूँ। पूंजी का प्रभाव आसान हुआ है। पूंजी का प्रभाव मतलब क्या है? पैसे का जो लेन देन है, पैसे का जो एक देश से दूसरे देश में जाना है, बड़ा आसान हो गया। आज आप अपने घर में बैठे हुए अमेरिका अपने कंप्यूटर का एक क्लिक दबाइए, आपके बैंक का सारा पैसा अमेरिका चला जाएगा। तो पूंजी, पैसा मतलब पूंजी मतलब पैसा,
संपत्ति, इसका जो प्रवाह है बहुत आसान हो गया है। अब पैसा है किसके पास? अमीर देशों के पास है। वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रवाह आसान हो गया है पूंजी का, तो वो क्या करते हैं, ऐसे देशों में अपना पैसा लगाते हैं जहां से उनको इनकम हो। यानी कि अफ्रीका में पैसा लगाएंगे, भारत में पैसा लगाएंगे, चाइना में पैसा लगाएंगे, ताकि उनका पैसा वो बढ़े, उनको कमाई हो, पूंजी वहां लगाते हैं वो लोग। तो उनको तो फायदा हो जाता है इससे, वो पैसा कमा लेते हैं, उनको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन गरीब देशों के पास तो पूंजी लगाने की, उनको तो अपने देश के लिए उनके अपने पास पूंजी नहीं है, वो तो बाहर से उधार लाते हैं, तो वो फायदा यानी कि नहीं कमा सकते इस चीज का इस्तेमाल करके, पूंजी के आसान प्रभाव का इस्तेमाल करके फायदा नहीं कमा सकते। वो क्या कर सकते हैं भाई, उनके यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, भारत में आबादी बहुत ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि भारत का आदमी विदेश जाए और फिर वहां से कमाकर वापस लाए, है ना, तब तो हमें फायदा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि पूंजी का प्रभाव तो दुनिया में आसान है, जिससे अमेरिका को और धनी देशों को फायदा हो रहा है, लेकिन मानव श्रम का जो लेबर है उसका प्रभाव निर्बाध नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि विकसित देशों ने वीजा नीति के द्वारा लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध लगा दिया है। अभी देखिए, थोड़े दिनों पहले ही ट्रम्प साहब का भाषण आया था, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि हम H1B वीजा को जो है उसको थोड़ा और मजबूत करेंगे, उसको और थोड़ा जो है कड़े नियम से बांध देंगे, ताकि जो कम लोग आ पाए देश में। हमारे देश की जो नौकरी है वो बाहर के लोग खा जाते हैं। तो ये देखिए आप कि किस तरह से हमें और घाटा हो रहा है। पूंजी, जो विकासशील देश हैं उनको घाटा होता है इससे। तो पूंजी का प्रभाव ज़्यादा है, आसान है, तो इससे तो विकासशील देशों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके पास पूंजी है ही नहीं। विकसित देशों को फायदा हो जाता है। मानव श्रम का जो प्रभाव है वो इतना आसान नहीं है। आज आप किसी देश में आसानी से नहीं जा सकते। जितनी आसानी से आप किसी वस्तु को किसी देश में भेज सकते हो, उतनी आसानी से आप खुद नहीं जा सकते। वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपकी चेकिंग होगी आधे घंटे तक, आपको कई नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये आर्थिक प्रभाव है इसके। चौथा क्या है, वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपनी सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ चुकी है। गरीबों पर वैश्वीकरण के आर्थिक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। हुआ क्या कि वैश्वीकरण, जब आर्थिक वैश्वीकरण आया तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि WTO कहता है कि भाई आप अपने किसानों को खाद के ऊपर, कीटनाशकों के ऊपर, बीजों के ऊपर भारत को जो है अपने किसानों को वो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। इससे कंपटीशन खराब होता है। अब अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो हमारे किसान जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, कैसे काम करेंगे वो? ठीक है। लेकिन कई बार सरकारें इसमें अपने आप को मान लेती है, वो सब्सिडी को थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि उसको जवाब देना होता है WTO में। इससे होगा क्या कि किसानों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, किसानों की जो सामाजिक सरोकार है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो हुआ ये कि गरीबों को वैश्वीकरण से काफ़ी नुकसान पहुंचा, उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच बनाया जाए, जिससे कि गरीबों को थोड़ा लाभ पहुंचे। ये आपका 4 पॉइंट हो गए। आखिरी बच जाता है आपका वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव बहुत आसान है। एक शब्द में बोलूँ तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि सांस्कृतिक एक रूपता आ रही है। होमोजेनाइजेशन का मतलब है समरूपता या एक रूपता। अब होता क्या है ये सांस्कृतिक समरूपता, होती क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में जो है किसी वैश्विक संस्कृति का उभार हो रहा है, किसी विश्व संस्कृति का उभार हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया जो है एक मिली जुली एक संस्कृति अपना रही है, एक दुनिया की एक संस्कृति उभर कर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक एकरूपता का मतलब है कि पश्चिम के देश, अब इसमें आप USA मान लीजिए, या UK मान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटेन, फ्रांस, अब जो भी मान लीजिए पश्चिम के देश, इनकी संस्कृति जो है पूरी दुनिया पे छा रही है। यानी कि पश्चिमी संस्कृति जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो पूरी दुनिया पे छा रहा है, पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया उसे अपना रही है। इसे को कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में जीन्स पहना जाता है ना? जीन्स किसका है? USA का। पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट, ये सब खाया जा रहा है। क्या है ये? पश्चिमी संस्कृति का। तो पूरी दुनिया में आपको मैकडोनल्ड के आउटलेट्स दिख जाएंगे और सब जगह सेम ही टेस्ट होता है भाई, लेकिन पूरी दुनिया में है वो। तो ये क्या है? पश्चिमी संस्कृति या USA की संस्कृति का एक वर्चस्व बन चुका है।
ये तो पहला इसका सांस्कृतिक प्रभाव है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व में पश्चिमी संस्कृति छा रही है, जिस कारण सांस्कृतिक समरूपता आ रही है। मैंने पहले बता दिया, सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है पश्चिम की संस्कृति का बढ़ना, ना कि किसी विश्व संस्कृति का उभरना। इससे हुआ क्या, इससे आपके खाने पीने और पहनावे के विकल्पों में वृद्धि हो गई। अब आप जो है पूरी दुनिया में डोमिनोज मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में मसाला डोसा मिलेगा आपको, बर्गर किंग मिलेगा आपको, है ना, पूरी दुनिया में मिलेगा। तो हुआ क्या, अमेरिका के लोग भी मसाला डोसा खा रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं, और भारत के लोग भी मसाला डोसा और बर्गर खा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है नीली जीन्स और कुर्ते का चलन बढ़ चुका। अब आप देखिए अमेरिका जाएंगे, आपको जीन्स के ऊपर कुर्ता पहना हुआ कोई एक अमेरिकी नागरिक मिल जाएगा आसानी से। तो इससे हो क्या रहा है, इसका कल्चरल इफेक्ट ये पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, कि खाने पीने के हमारे ऑप्शंस में वृद्धि हो गई, हमारे पहनावे के ऑप्शंस में वृद्धि हो गई। हम अब यहाँ हमारे पास देखिए दुनिया भर के ब्रांड्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के, दुनिया भर के हमारे पास जो है डिज़ाइंस हैं पहनने के लिए। ये ग्लोबलाइजेशन का एक सांस्कृतिक प्रभाव है। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का मतलब है आपका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब संस्कृति के अंदर आता है। आपके पूजा पाठ करने का तरीका, आपका बर्थडे मनाने का तरीका। अब आप देखिए, अब आप बर्थडे मनाते हैं तो आप सांस्कृतिक समरूपता का एग्जाम्पल यही है कि अब आप बर्थडे मनाते हैं इंडिया में बर्थडे मनाने का क्या मतलब होता है, आलू पूड़ी सब्जी वगैरह पहले हम लोग खाते होंगे। पहले तो भाई केक पिज़्ज़ा ये सब नहीं था ना, लेकिन सांस्कृतिक समरूपता आई तो हमारी संस्कृति बदल हो गई। तो कैसे हो गई, पश्चिम की संस्कृति जैसे हो गई, जिसमें हम बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे हैं या पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं अपने बर्थडे पर। इसी को कहते हैं मैकडोनलाइजेशन। कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि मैकडोनल्ड हो गया, पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड छा रहा है। आगे तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है, यानी कि मिक्स हो रही है। अब आप देखिए कि मिक्स कैसे हो रही है। अब आप देखिए कि अरब की कंट्रीज में आप जाओगे तो वहाँ के कई सारे अरबी लोग जो पहले वो अपनी लंबा सा जो वाइट कलर का उनका कॉस्ट्यूम होता है उसे छोड़ के अब वो जीन्स टी शर्ट पे आ गए हैं। वो लोग उनका वो धार्मिक कपड़ा है, लेकिन अब वो लोग धर्म को भी मान रहे हैं अपनी संस्कृति के हिसाब से, और लेकिन कपड़ा पहन रहे हैं वो लोग पश्चिम की संस्कृति का। तो मिक्स हो गया है सब कुछ। भारत में भी ऐसे ही हुआ, मिक्स हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जीन्स और कुर्ता एक साथ पहना जा रहा है, तो जीन्स अमेरिकी कल्चर है, कुर्ता भारतीय कल्चर है, लेकिन दोनों अब मिक्स हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चर्चा यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपके नोट्स बन जाएंगे। धन्यवाद।